गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन थ्रू द मॉलिक्यूल IF3, IF5, IF7। ठीक है, अभी हमने जीनॉन देखा है, आयोडीन देखा है और टेरिडियम देखा है। अब हम जा करके देख रहे हैं एक पर्टिकुलर आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन है S2 एंड P5। S2 एंड P5 चाहे आयोडीन है, ब्रोमीन है या क्लोरीन है। F के पास d ऑर्बिटल नहीं है, 2p d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो इसलिए F जो है वो इंटर हैलोजेंस इस तरह से नहीं बना सकता कि F3 F5 ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन ClF3 ClF5 ClF7 बना सकता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है या ये वैकेंट d ऑर्बिटल है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के d ऑर्बिटल में जाएंगे इस प्रकार से, तो इंटर हैलोजन बन सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये भी बॉन्ड पेयर में शामिल, ये भी बॉन्ड पेयर में शामिल और ये भी बॉन्ड पेयर में शामिल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, मतलब ये भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व किए हमने, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 5 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। ठीक है, तो 6, मतलब टोटल 6 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। ठीक है, तो sp3t2। ठीक, अब जब ये भी आखिरी में, जब ये भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहां जाएगा, जब नंबर ऑफ ज्यादा फ्लोरीन एटम अप्रोच करेंगे बनाने के लिए, तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तैयार करेगा और इसकी वजह से 7 बॉन्ड पेयर बनेंगे। 7 बॉन्ड पेयर के साथ ये sp3d3, मतलब 3 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। यहां पर हमने इसी तरह से 3 बॉन्ड पेयर के साथ sp3d और शेप, ज्योमेट्री, सबसे पहले ज्योमेट्री की बात करते हैं। sp3d तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप क्या है, ये टी शेप रहेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर टी शेप, ठीक, यहां पर देखेंगे कि ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये वीक होगा कंपैरेटिवली। लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रांग होगा, ये लोन पेयर रिपल्शन कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा। ये लोन पेयर रिपल्शन कंपैरेटिवली लोन पेयर रिपल्शन के रेस्पेक्ट में वीक, और लोन पेयर, ये इस तरह से रिपल्शन आता है। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है विद रेस्पेक्ट टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे वीक होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन वीक पड़ेगा, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो ये जो टोटल है 180 डिग्री से एंगल कम हो जाएगा और 178 डिग्री के आसपास आएगा। तो क्या आएगा, ये टी शेप मॉलिक्यूल होगा और बॉन्ड एंगल 179 डिग्री के आसपास कहलाएगा, और इंडिविजुअल बॉन्ड एंगल ये 89 डिग्री के आसपास रहेगा। इसमें बात करते हैं, इसमें IF5 में एक आपके पास लोन पेयर है, और एक लोन पेयर के साथ क्या होगा कि ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई। ठीक है, और शेप क्या होगा, क्योंकि एक लोन पेयर है, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करते, बिल्कुल क्लियर है, और ये आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, नॉट स्क्वायर बाई पिरामिडल, नॉट स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल है। 5 फ्लोरीन एटम है, 5 फ्लोरीन एटम के साथ sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी होता है जिन मॉलिक्यूल्स में, वो हमारे IIT JEE के सिलेबस में नहीं है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ विदाउट लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्क्वायर पिरामिडल हमारे IIT JEE के सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे लोन पेयर के साथ आएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगी, जबकि शेप स्क्वायर पिरामिडल आएगा। अब जब IF7 होगा तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, सातों के साथ बॉन्ड पेयर के फॉर्म में है, और यहाँ पे पेंटागोनल, या आप देख रहे हैं पेंटागोनल जो है वो इसका एक प्लेन में होंगे 5
बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के, और जब 360 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये 72 डिग्री बॉन्ड एंगल का अप्रोक्सीमेट आएगा, और इस प्लेन से इसका एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये फ्लोरीन, ये आयोडीन और ये फ्लोरीन 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बनाएंगे। अब हम बात करते हैं क्राउड की। ये IF7 देख रहे हैं ना, आपको इस पे क्राउड दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये सेंट्रल एटम छोटा हो जाएगा, Br हो जाएगा, तो ये 7 फ्लोरीन रखने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये हमने जो लिखा है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है। तो आयोडीन सबसे बड़ा है, इसलिए 7 फ्लोरीन एटम अकोमोडेट करेगा, कंपैरेटिवली BRF7 से ज्यादा स्टेबल होगा। और क्लोरीन और छोटा है, जिसकी वजह सेंट्रल एटम, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली ये और अनस्टेबल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू BRF7। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, IF7 विद मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू BRF7 इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ClF7। सिमिलर केस है कि IF कैसे स्टेबल होगा। यहां पे देख रहे हैं कि ये 5p और 2p का ओवरलैपिंग है, ये 4p और 2p की ओवरलैपिंग है, ये 3p और 2p की ओवरलैपिंग है। जितनी ज्यादा साइज मैच होगा उतनी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये उससे कम स्टेबल होगा, ये और भी कम स्टेबल होगा। इसलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, जल्दी अनस्टेबल होता है और कंपाउंड में आगे बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा बात किसकी की जाती है, IF3, IF5, IF7 की। उसी तरह से ब्रोमीन के केस में ये स्टेबिलिटी वीक पड़ जाएगी, तो हम ज्यादा बात करते हैं इस केस की। और इसी तरह से Cl में तो और कम पड़ जाएगी, इसलिए इसकी ClF7 की बात नहीं करते हैं, ClF3, ClF5 की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और कंपैरेटिवली ClF तो इंटरहेलोजेंस है, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन इज हाइपोथेटिकल कांसेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल कम से कम 2 सराउंडिंग एटम से मिलता है, इसलिए यहाँ पर ClF डायरेक्ट नॉर्मल विदाउट हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करके डायरेक्ट ओवरलैपिंग अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके कंसीडर हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल में देखा, हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3d3 एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स में देख लिए हैं, और ये कंप्लीट लगभग समरी होती है एक ही मॉलिक्यूल में, जो आपको डिफिकल्ट महसूस होते हैं। थैंक यू।